साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन बहुत मस्त चल रही होगी। तो भैया आज यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जी हाँ, चूंकि आप जानते हैं कि शाम को 7 बजे हम आपको आपके जनरल स्टडीज के लिए नियमित तौर पर क्लासेस लाते हैं, जिसमें आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस की अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास आती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए और टेस्ट क्यूजेज जो भी होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर पाओ, तो आप हमारा ये ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड करें और इनका आप लाभ उठाएं, ठीक है। ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन भैया देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको निश्चित तौर पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार करना है। और इसके अतिरिक्त आपको मैं डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो बिल्कुल बिंदास रहें। यहाँ पर देखो भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे? राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो भाई आपको आंसर इसका करना है। अब आप बताएं क्या सही विकल्प होगा। देखो मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको पता हो, आइडिया हो, तो भाई हमारे बताने से पहले ही आप इनका आंसर लिख दिया करें कमेंट में। ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखने का प्रयास करें। तो सही विकल्प भैया यहाँ पर डी है। जी हाँ, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बात हो रही। अगर हम बात करें अनुच्छेद 249 का, अभी हम लोग संविधान के अंतर्गत इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और जो है मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और ऐसा प्रस्ताव पारित होने पर संसद उस विषय पर कानून बना सकती है और यह प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, ठीक है। तो इतना आपको जानना चाहिए। अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ पर राज्यसभा चाहे तो हर बार जो है इसे 1 वर्ष और बढ़ा सकती है, मतलब समय समय पर बढ़ा सकती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष यानी पदेन सभापति कौन होता है? तो हु इज द जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब योजना आयोग किस नाम से हो गया? आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करिए योजना आयोग इस समय जो है अब किस नाम से हो गया, क्योंकि पहले था, यहाँ पर देखिए 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री। तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है, सही विकल्प क्या होता है? पदेन अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ, योजना आयोग का जो है गठन स्वतंत्रता के बाद किया गया था और जिसे 1 जनवरी 2015 में जो है इसका नाम बदल दिया गया। हम बताते हैं इसका नाम क्या हुआ भैया? नीति आयोग हो गया। क्या हो गया? नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, फिर भी बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्टली वही है। इसका पदेन जो अध्यक्ष होता है, जैसे पहले प्रधानमंत्री था, वो अभी भी प्रधानमंत्री होता है। संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा के सभी जो है वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल सदस्य इसके होते हैं। कौन कौन होता है? ध्यान समझना। जो है इसकी जो परिषद होती है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या फिर वहाँ के उपराज्यपाल, ठीक है। अगर हम बात करें नीति आयोग का उद्देश्य ग्राम स्तर पर योजना निर्माण कर उन्हें उच्च स्तर तक पहुँचाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। अब आगे देख लो अगला क्वेश्चन। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? एक अणु जो है शक्ति संयंत्र है, एक मछली संरक्षण योजना है, एक पन बिजली संयंत्र है, एक शिपिंग यार्ड है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है मित्र वो है एक पन बिजली संयंत्र है। जी हाँ, राणा प्रताप सागर परियोजना एक पन बिजली संयंत्र है। यह गुरुत्वाकर्षण कारीगरी वाला बांध है। यह राजस्थान की चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान की चंबल। और जिससे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलो भाई आगे देख लो अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? ठीक है, द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, कहाँ? लखनऊ में, नई दिल्ली में, देहरादून में, चेन्नई में। और उससे पहले सबसे पहले भैया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर दो, ठीक है भाई। बहुत मेहनत से आपके लिए हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप और ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर सही विकल्प है भैया लखनऊ में। जी हाँ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह जो है CSIR किसके द्वारा? CSIR की हम बात करें तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। यह संस्थान मुख्यतः जो आधुनिक जीव विज्ञान और टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो भैया
तेल जल की सतह पर फैल जाता है, आप बताओ क्यों? ऑयल स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से अधिक है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। अब बताओ यहाँ पर सही विकल्प क्या है? ये है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है, इस वजह से मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें जल का पृष्ठ तनाव तेल से अधिक होता है, यानी तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है तो जल का क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इस कारण से जल के अणु तेल के अणुओं को ऊपर की ओर ढकेल लेते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जल का पृष्ठ तनाव तेल से अधिक होता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? इस कारण से अणु जो है जल के अणु जो है तेल के अणुओं को ऊपर की ओर ढकेल देते हैं और इसकी वजह से तेल जो है जल की सतह पर फैल जाता है, ठीक है। तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होने की वजह इसका मुख्य कारण है, ठीक है। हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, मंगल और बुध। देखो झुवन बार क्वेश्चन पूछा गया भैया, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया शुक्र। जी हाँ, शुक्र। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह क्या है? शुक्र है, शुक्र। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें आकार और द्रव्यमान में यह पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्र और बुध दोनों को उपग्रह नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर निम्न देशों में से किसमें सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम? कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ध्यान समझना मेरे भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। क्या पूछा? सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार, ठीक है। ये नहीं कह रहा है कि कहाँ सबसे ज्यादा मतलब इसका उत्पादन होता है, भंडारण की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। अगर हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का तो ये सर्वाधिक जो है यूरेनियम का भंडार यहाँ पर है, लेकिन उत्पादन की जब बात आती है तो कजाकिस्तान है। इस बात को विशेष ध्यान रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, किसमें? उत्पादन में। उत्पादन में आगे कौन है? कजाकिस्तान। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, लेकिन भंडारण में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें यूरेनियम जो है मुख्यतः आर्सेनिक चट्टान है, पिग्मेटाइट, मोनोजाइट, बालू तथा चेरालाइट में मिलता है। अगर हम प्रमुख अयस्क की बात करें तो चिपलेट, थोरियानाइट, ये सब इसके प्रमुख अयस्क है। सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। फिर उसके बाद कजाकिस्तान में। चलो देखिए, इनमें से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर में से संलग्न नहीं है? द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट टच द कैस्पियन सागर? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखें, पूछा जा रहा है कैस्पियन सागर से संलग्न नहीं है, तो क्या है, कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखें तो सही विकल्प है उज्बेकिस्तान। अगर हम बात करें कैस्पियन सागर से संलग्न देश का तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान और जो है ईरान है, ठीक है। ये उससे लगा हुआ उसकी सीमा है। अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वो इसी के तट पर है, ठीक है। अगर हम बात करें कैस्पियन सागर के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है और उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। हु विल बी अवार्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2024? तो यहाँ पर देखें 4 विकल्प है, उनमें से आपको आंसर करना। प्रभा वर्मा, महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी, रामदरस मिश्र और वासुदेव मोही, ठीक है। तो आंसर कर दो भाई। यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो है महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी। तो भैया बहुत बड़ा नाम है और सरस्वती सम्मान इनको दिया गया है 2024 का, ठीक है। तो मार्च 2025 में इसकी घोषणा हुई और इसको जो है 34वां सरस्वती सम्मान 2024 का इनको देने के लिए, ठीक है। उनकी रचना है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? आप देखो यहाँ पर 4 विकल्प है। ग्रेफाइट, वुडजाइट, बोरान, नाइट्राइड, लोहा, हीरा। तो आपको बताना है इसमें क्या सही विकल्प होगा। तो अगर हम बात करें सही विकल्प का तो सही विकल्प भैया डायमंड यानी हीरा। हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर जो है पदार्थ है। यह कार्बन का शुद्धतम रूप है, ठीक है। यह क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर? तो कौन है? हीरा है, ठीक है, हीरा।
हीरा सबसे कठोर है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। और हीरा जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं है, कुचालक है। क्या है? कुचालक है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हीरा जो है उष्मा का सुचालक है या कुचालक है, तो कुचालक है। पारदर्शी रत्न होने के कारण आभूषणों में भैया इसका बहुत बड़ा योगदान है और इसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो गैल स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो पूछ क्या रहा है? पित्ताशय में यानी जो है यहाँ पर अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर में अगर कोई जो है पथरी जैसे जिसको बोलते हैं पत्थर उपस्थित है तो वो कौन सा पाचन प्रभावित करता है? तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है तो वो है वसा का, जी हाँ, फैट का। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। ठीक है, और यकृत को की कोशिकाओं को मतलब कोशिकाओं से स्रावित जो है पित्त पित्ताशय में जमा होता है और पित्त जो है वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? पायसीकरण करता है, उसे छोटे छोटे मिलेट्स में तोड़ता है। पायसीकरण का मतलब छोटे छोटे मिलेट्स में उसको तोड़ता है। और पित्त जो है लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है और पित्ताशय में पथरी होने की वजह से पित्त का स्राव बाधित होता है और वसा का पाचन जो है वसा का पाचन क्या हो जाता है? प्रभावित होने लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। तो भाई बताओ, तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यह जो है गुणसूत्रों में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणु है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो डीएनए की संरचना की तो घुमावदार सीढ़ी यानी डबल हेलिक्स जिसमें 4 बेस होते हैं। एटीजीसी क्या होता है? एटीजीसी, जी हाँ। और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फस्फेट जुड़े होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर इससे पहचाना जाता है। ईमेल पता, स्ट्रीट पता, आईपी एड्रेस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं किससे पता चलता है? आईपी एड्रेस से। ठीक है, आईपी एड्रेस से। ठीक है, इंटरनेट का प्रत्येक डिवाइस की पहचान उसके आईपी एड्रेस से होती है। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यह एक अद्वितीय पता है जिसमें इंटरनेट तथा लोकल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान होती है, यानी एक आईपी एड्रेस दूसरे का नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन, आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस का आशय। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई रेफर्स टू शेयरों के क्रय और विक्रय से। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटियों मतलब सिक्योरिटियों में व्यापार से, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, विदेशी मुद्रा की नीलामी से, सोने में सौदे से। तो भाई देखो यहाँ पर आंसर करो, अगर आपको आंसर पता हो तो फटाफट आंसर करते रहिए। ठीक है, सिक्योरिटियों में व्यापार से अगर हम बात करें, आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ सरकारी प्रतिभूतियों की जो है जैसे बॉन्ड्स जो होते हैं कि खरीद तथा बिक्री करता है। अगर हम बात करें लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई प्रतिभूतियां खरीदता है और लिक्विडिटी को कम करने के लिए प्रतिभूतियां क्या करता है? बेचता है, यानी बॉन्ड को, प्रतिभूतियां का मतलब बॉन्ड्स को बेचता है, जिससे ब्याज दरों और मुद्रास्फीति की नियंत्रण करने में मदद मिलती है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन की अर्थ सही व्याख्या करता है? मुद्रा की मूल्य बढ़ सकता है, कीमतें बढ़ रही हैं, रोजगार बढ़ रहा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। तो भाई देखो यहाँ पर 4 विकल्प है, उनमें से सही विकल्प है मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा। मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन, यानी इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट हो रही, कारण अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति घट जाना। डिफ्लेशन में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, चलो भैया यहाँ पर देखिए, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहता है। कंपेयर टू देखिए रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट विल ऑलवेज बी, अधिक, समान, कम और उपरोक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर क्या पूछ रहा है? राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, क्या रहेगा? अधिक रहेगा। ठीक है, अधिक रहेगा, ध्यान रखना, राजस्व घाटा की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है। राजस्व घाटा तब होगा जब कुल राजस्व प्राप्ति कुल राजस्व व्यय से कम हो। पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में, कब 1991 में बजट जो है के दौरान जो है भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा लागू की थी। ठीक है,
आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, गाजियाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद और फरीदाबाद। बताओ भाई कौन से बाद में है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया फरीदाबाद। जी हाँ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जिसका डीएमआई की स्थापना की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, डीएमआई जिसको बोला जाता है। इसका जो है इसका निदेशालय यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, और जो कि हरियाणा का भाग है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु कृषि उपज का उचित विपणन करना, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, ठीक है। ये देखो 2013-14 का क्वेश्चन है, तो 16 में किया जा रहा था इसलिए पूछा गया। बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में और पीलीभीत में। तो बताओ भाई यहाँ पर सही विकल्प अगर हम बात करें, जो सही विकल्प है वो है भैया इटावा में, ठीक है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का पहला बब्बर शेर सफारी पार्क इटावा में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, कौशल विकास योजना बढ़ाती है, ठीक है, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है मानव पूंजी। किसी देश के विकास के लिए कुशल, सेहतमंद और सुरक्षित नागरिक आवश्यक है। जो है अर्थशास्त्र की भाषा में से मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ठीक है। इसमें श्रम और पूंजी को सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, थियोडोर डब्ल्यू चिल्ज ने 1961 में पहली बार मानव पूंजी का सिद्धांत दिया था। आगे देखो भैया, यहाँ पर टाइगा वन विशेषता भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, समशीतोष्ण क्षेत्र में। तो सही विकल्प क्या है भाई? समशीतोष्ण क्षेत्र में। जी हाँ, टाइगा वन समशीतोष्ण शंकुधारी वन है। जो है अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित होते हैं ये, और जो है खास करके कनाडा, स्कैंडिनेविया, रूस का साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें। और इसमें जो मुख्य वृक्ष होते हैं जैसे चीड़, सनोवर और लार्च, सीडर, हिमलॉक, विश्व के वनों के सबसे बड़े व्यापारिक उद्योग इन्हीं में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 2024 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 35वें, 38वें, 41वें और 42वें। क्या आंसर होगा इसका भाई? यहाँ पर जो है आपको बताना है। सही विकल्प देखें तो 42वें स्थान पर, ठीक है। भारत जो है इस 42वें स्थान पर है। अगर हम बात करें इस जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कितने देश शामिल होते हैं? 55, ठीक है। उसमें भारत का स्थान क्या है? 42वां स्थान है इस सूची में। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम तथा यूनाइटेड किंगडम द्वितीय स्थान पर है, ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ध्यान रखना भैया, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे जो है हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, किसने कराया था? ठीक है, मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दंतिदुर्ग और हर्ष ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया दंतिदुर्ग ने। किसने? दंतिदुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग था, ठीक है। उसने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्धन को हराकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और राजधानी मान्यखेत, जी हाँ, जिसे मालखेत कहा जाता है, उस वहाँ बनाए। और दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ जो है ये धार्मिक अनुष्ठान भी कराया था, ठीक है। अगर हम बात करें, मान्यता थी कि इस यज्ञ से जन्म से छत्री ना होते हुए व्यक्ति छत्री बन सकता है। गुप्तों की तरह राष्ट्रकूटों ने भी गरुड़ को अपना राजचिन्ह अपनाया, ठीक है। और अरब लेखकों ने लिखा है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्त्रियां चेहरे पर पर्दा नहीं करती थी, ठीक है। इतना आप यहाँ पर जानना चाहिए। राष्ट्रकूट की अगर हम बात करें तो शासक इंद्र चतुर ने संलेखना ग्रहण की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, ठीक है, कासार्पण मतलब कारसार्पण, दिनार, निष्क, सुवर्ण, ठीक है। आंसर करना है भैया। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प वो है दिनार। अगर हम बात करें, गुप्त काल को सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलन में थे, ठीक है। गुप्तों की स्वर्ण मुद्रा जो थी क्या थी? दिनार थी। क्या थी? दिनार। जी हाँ, यहाँ पर दिखा है दिनार थे। चांदी की मुद्रा की अगर हम बात करें तो रूपक, ठीक है। क्या थे? रूपक थे, ठीक है। अगर दिनार शब्द की हम बात करें तो ये लैटिन शब्द से आया हुआ था, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है, ठीक है। क्या कारण? कीटनाशक, उर्वरक, फ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पर जो 4 विकल्प है उनमें सही विकल्प है कीटनाशक। अगर हम बात करें जैविक आवर्धन यानी बायोलॉजिकल जो है मैग्निफिकेशन, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सांद्रता का बढ़ना होता है। फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पौधों के ऊतकों में पाए जाते हैं, ठीक
ठीक है। जब शाकाहारी उन्हें खाते हैं तो ये विषैले पदार्थ उनके शरीर में जमा हो जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के हर स्तर पर इनकी मात्रा और बढ़ जाती है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा जिसका क्या नाम है, तुजुक ए बाबरी, मूलतः निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की, अरबी, फारसी और उर्दू। तो बताओ भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है तुर्की। जी हाँ, अगर हम बात करें, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था और इसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। ठीक है, यह वक़वायत बाबरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका पहला फारसी अनुवाद अकबर के समय पायंदा खान ने कराया था। किसने कराया था? पायंदा खान ने कराया था। ठीक है, पायंदा खान के द्वारा कराया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है, 1826 ईस्वी में लीडन और एर्स्किन तथा एल्विंग ने फारसी में से जो है इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया और 1905 में इसको सीधे तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया था। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से जो है संबंधित है? मेवाड़, मालवा, मारवाड़ और बुंदेलखंड। तो बताओ यहाँ पर सही विकल्प है मारवाड़। जी हाँ, जैता और कुंपा मारवाड़ के वीर सेना नायक थे। ठीक है, इन्होंने जो है 1544 में, कब? 1544 ईस्वी में जो है गिरी सुलेम युद्ध में शेर शाह सूरी ने इनकी वीरता की प्रशंसा की। उस समय मारवाड़ का राजा कौन था? मालदेव था। ठीक है, शेरशाह ने कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के कारण मैं अपना साम्राज्य खो बैठता। ये शब्द किसके थे? शेरशाह सूरी के थे। शेरशाह का अंतिम अभियान की अगर हम बात करें तो 1545 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध था, जहां पर जो है इस युद्ध में बम गोला फटने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई और 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, देखो यहाँ पर संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? भाई बता देना। ठीक है, अभी हमने इसको आपको बता भी दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना संविधान के अनुच्छेद, हाँ मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? 51, 52, 53 और 54। तो बताओ भाई, यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर संघपाल जो है राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 51 तक तो राज्य के निदेशक तत्व ही है। 52 में हम बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया और जो है 53 में क्या किया गया है कि कार्यपालिका शक्ति या जो है किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 55 में राष्ट्रपति संबंधित जो है कौन निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेगा उसको उसका जो है जिक्र है। 60 में जो है राष्ट्रपति के जो है शपथ के बारे में बात की। 61 में महाभियोग के बारे में बात की गई। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, रटा होनी चाहिए। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो अभी हमने इसको बताया था परिसीमन वाला। जी हाँ, 2041, 2031, 2026, 2025। तो सही विकल्प क्या है भाई? 2026 है। जी हाँ, यही साल जिसमें हम लोग चल रहा है, परिसीमन की बात हो रही। 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार ये कब हुआ था? 2001 में। कब हुआ था? 2001 में हुआ था ये संशोधन। और इसके अनुसार लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन 2026 तक यानी 25 सालों तक नहीं होगा, जिससे नहीं तो क्या होगा? सीटों की संख्या बढ़ेगी, फिर जो है अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना पर आधारित होगा। बाद में 87वें संशोधन 2003 में इसे 2001 की जनगणना पर आधारित बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू। तो भाई बताओ सही विकल्प। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। जी हाँ, ये आपके GIC ग्रेड कंप्यूटर वाले पेपर में भी पूछा गया था, मतलब बहुत बार पूछा गया है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको मतलब सारे यहाँ पर मेंशन ही हो, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कैबिनेट मिशन अगर हम बात करें 1946 में भारत आया। ठीक है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे और कांग्रेस कार्य समिति ने उन्हें मिशन में से बातचीत का पूर्ण अधिकार दिया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा गठित हुई और इस योजना के तहत प्रत्येक प्रांत को 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1910, 11, 12, 13। क्या पूछ रहा? अल हिलाल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक पत्र
अल हिलाल। कब हुआ था? 1912 में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक है। अगर हम बात करें इसके संस्थापक का, तो इसके संस्थापक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे। ठीक है। यह पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखों के लिए प्रसिद्ध थी। ब्रिटिश सरकार ने 2 साल बाद इसकी सुरक्षा राशि जब्त कर दी और इसको प्रतिबंधित कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि इन वीडियोस से आपको बहुत फायदा मिल रहा होगा और आपने ऐप डाउनलोड करके सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया होगा, पीडीएफ टेस्ट पेजेस को। और हाँ, अगर आपका कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।